एक काम की बात बताता हूं, कुछ काम की बात। ये जो हम साइन थीटा लिखते हैं ना मेरी जान, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता। साइन थीटा का मतलब साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। साइन थीटा में साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। इसको बोला जाता है, इसको ऐसे रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं एज साइन ऑफ एंगल थीटा, कि एक एंगल थीटा है उसका साइन ले लिया। ठीक है, एक एंगल थीटा है उसका साइन ले लिया, इसे कहते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है, साइन इंटू थीटा नहीं होता है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। और एक और चीज बताता हूं आपको, और एक और चीज बताता हूं आपको। कहीं पे लिखा है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये नहीं होता साइन ए प्लस साइन बी कि साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एंगल है, साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी जो अंदर लिखा है ये पूरा का पूरा एक एंगल है। इसको अंदर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता है, साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता, इसे कहते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। कहीं पे लिखा है साइन ए तो उसका मतलब है साइन ऑफ एंगल ए, कहीं पे लिखा है साइन बी, या कहीं पे लिखा है टेन बी तो टेन बी का मतलब होता है टेन ऑफ एंगल बी, कहीं पे लिखा है कॉट बी तो कॉट ऑफ एंगल बी। कॉट और बी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। अरे क्लियर है मेरी जान? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कहीं पे अगर लिखा है, कहीं पे लिखा है अगर cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये जो होल स्क्वायर होता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखना माना जाता है, जायज है। ठीक है, या तो होल स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है। कहीं पे लिखा है sec थीटा का होल क्यूब, तो इसको ऐसे sec क्यूब थीटा भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह से लिखने का स्टाइल होता है। ठीक है, ये लिखने का एक स्टाइल होता है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, किसी भी पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ काम की बातें हैं जो हमें आगे पूरे इस चैप्टर में काम आएंगी, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, मेन चीज तो ये है कि दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, और अगर ऐसे लिखा है तो पूरा एक एंगल है, ये पूरा एक एंगल है ए प्लस बी, जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो पूरा एक एंगल है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, जब सवाल में आएगा ना, जब सवाल में मैं कहूंगा देखो ये बोला था ना, ऐसा नहीं होता, तब क्लियर होगा। अभी बस लिख लो इसको, अभी बस इसको के क्यूब बी करके लिख लो। तो क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अगर साइन ए बराबर है 3/5, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बताओ। कब? अगर साइन ए जो है वो अगर 3/5 है, तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है? टू फाइंड की अगर मैं बात करूं तो हमें फाइंड करना है, साइन ए पता ही है तो cos ए बताओ, कोसेक ए बताओ, वो कोसेक कह रहा हूं, tan ए बताओ, कोसेक ए की वैल्यू बताओ, सेक ए की वैल्यू बताओ, और कॉट ए की वैल्यू बताओ। अगर साइन ए पता है तो ये बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होता है। साइन तो पता ही है, तो साइन के पास आता है, बाद आता है cos, tan, cosec, sec, cot, इन सब की वैल्यू साइन तो पता ही है, साइन तो दिया ही हुआ है। तो इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमें बताने हैं। ठीक है, क्या होता है ये? cos थीटा होता है हमारा, भाई अगर नहीं याद आ रहा है तो ऐसे लिख लो, जल्दी से बगल में लिख लिया करो, पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा। तो cos क्या होता है? cos होता है b अपॉन h। tan क्या होता है? tan होता है p अपॉन b। cosec क्या होता है? cosec होता है h अपॉन p। sec होता है h अपॉन b। cot होता है b अपॉन p। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस तरह से बगल में लिख लिया करो, और फिर उसके बाद तो हमें बेसिकली ये सब चीज अगर पता चल जाए कि बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज, अगर हमें ये सारी चीजें पता चल जाए तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे मेरी जान, निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, उस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके मुझे बाकी सारे निकालने हैं। ध्यान सुनो, रुक जाओ, अभी लिखो मत कुछ। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, इसका यूज करके बाकी सारे पूछे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p अपॉन h। तो ये साइन थीटा को हम लिख सकते हैं p अपॉन h। ये हमें दे रखा है 3/5। तो यहां से हम बोल देंगे कि लेट जो परपेंडिकुलर है उसको 3k मान लो और हाइपोटेन्यूज को 5k मान लो। भाई जब भी रेशियो दिया होता है ऐसे सॉल्व करते हैं ना, एक k लगा देते हैं, ऐसे को लिख देंगे p बराबर 3 h बराबर 5, ऐसे को लिख देंगे कि ये इसके बराबर, ऐसे को लिख देंगे। जब भी रेशियो होता है, रेशियो को इस तरह से सॉल्व करा जाता है। तो हमें p पता चल गया, हमें h पता चल गया, क्या बचा? b बचा। अगर हमें कोई अननोन साइड निकालनी हो, भाई p पता चल गया, h पता चल गया है, अगर हमें बेस भी पता चल जाए तो बात बन जाएगी। p पता चल गया, p भी पता चल गया, h भी पता चल गया, बेस पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अननोन साइड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हम लिखेंगे बाय पाइथा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5k, तो 5k का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस ही तो निकालना है, तो ये हो गया 25k स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 9 इधर चला जाएगा तो 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी 16k स्क्वायर, तो इसका b की वैल्यू आ जाएगी √16k स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगी 4k। तो बेस क्या आ गया? बेस आ गया 4k। अब हमारे पास ध्यान से देखो मेरी जान, अब हमारे पास परपेंडिकुलर 3k है, हाइपोटेन्यूज 5k है, ये रहा 5k, और बेस 4k है, बेस बराबर 4k है। तो हमारे पास तीनों चीजें हैं। अगर हमारे पास तीनों चीजें हैं तो क्या हम ये सब निकाल देंगे? भाई b अपॉन h, b क्या है? 4k,
अपॉन में h क्या है, h क्या है 5k। तो आप देख रहे हो k तो वैसे भी कट ही रहा है, बट मेथड यही है जो आपको यूज करना है। कोई कहे भैया आपने k क्यों लिया, देख लो लास्ट में k कट ही रहा है, लिखना ऐसे ही है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसी तरह से करेंगे। क्यों इस तरह से करेंगे, क्योंकि यही राइट मेथड है मैथमेटिक्स के हिसाब से। हाँ हमें पता है लास्ट में k कटेगा, तो कोई बच्चा सोचेगा भैया क्यों k लिख के इतना बड़ा क्वेश्चन करें, सीधा ही नहीं लिख सकते थे कि b बराबर 4। जो मेथड है, जो मैथमेटिक्स की तरह मैथमेटिकली करेक्ट होगा वही लिखेंगे। तो मैथमेटिकली करेक्ट जो तरीका होता है वो यही होता है कि रेशो को ऐसे सॉल्व करते हैं कि p बराबर 3k, h बराबर 5k, b निकल गया। जब तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गए सब आ जाएगा। देखो cos a बराबर 4 tan क्या होगा, tan होता है p अपॉन b, p है 3k, b क्या है, b है 4k, k से क्या कट गया 3 अपॉन 4। कोसेक क्या होता है, कोसेक निकालने का एक तरीका तो है h अपॉन p करो, h है 5k अपॉन में p क्या है, p है 3k, तो आ गया 5 अपॉन 3। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो कोसेक होता है वो साइन a का उल्टा होगा। कोसेक साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा होता है ना। साइन क्या है, साइन अगर 3 अपॉन 5 है तो कोसेक क्या होगा 5 अपॉन 3। सिमिलरली सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या है, कॉस आया 4 अपॉन 5 तो ये आ गया 5 अपॉन 4। कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है ना, कॉट 1 अपॉन tan होगा, मतलब tan का उल्टा होगा, तो tan का उल्टा tan है 3 अपॉन 4, ये हो गया 4 अपॉन 3। क्लियर है। तो अगर हम 3 में निकालेंगे तो बाकी तो सब उसके उल्टे होते हैं, बाकी तो सब उसके उल्टे होते हैं। जल्दी से देखो इसको, परखो और डाइजेस्ट करो। तो अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा हो तो हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, मात्र एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से आप पाइथागोरस लगा के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हो, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या खाली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए होता है, अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता हो तो बाकी सारे निकल जाएंगे, बाकी सारे निकल जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर खाली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा हो तो बाकी सारे निकल जाएंगे। अब इसके बाद इन सब का यूज करके मुझसे कुछ भी पूछ लो। ध्यान से सुनिए मेरी बात। भाई मेरे को साइन ए दे रखा था, साइन ए का यूज करके मैंने बाकी सारे निकाल लिए। अब मुझसे कुछ भी पूछ लो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपको दी गई है, tan a प्लस sin a अपॉन में 1 माइनस cot a। मैं आपसे बोलूं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, क्या आप निकाल सकते हो? भाई आपको साइन दिया हुआ था, साइन के बाद आपने बाकी सारे निकाल लिए। अब इनको यूज करके यहां पे फिल कर दो, बस यहां पे फिल कर दो। क्या होगा आंसर? tan a किसके बराबर है? tan a है 3 अपॉन 4 के बराबर। tan a है हमारा 3 अपॉन 4 के बराबर, तो tan a की जगह 3 अपॉन 4 प्लस sin a क्या है, sin a तो दिया रखा है 3 अपॉन 5, तो ये हो रखा है 3 अपॉन 5 के बराबर, अपॉन में 1 माइनस cot a किसके बराबर है? cot a 4 अपॉन 3। सॉल्व कर दो। ऊपर क्या एलसीएम बनेगा? 20 एलसीएम बन गया ऊपर, तो 4 5 20, 5 3 15 प्लस 5 4 20, 4 3 12 अपॉन में बड़ा एलसीएम नीचे एलसीएम बनेगा 3 बनेगा, है ना। 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 माइनस 3 1 3 4, तो ये आ जाएगा ऊपर क्या आ गया 15 प्लस 12 हो जाएगा ऊपर। ध्यान से देखो मेरे जान, ध्यान से देखना क्या बनेगा ऊपर, क्या बनेगा ऊपर, नीचे तो 20 ही रहेगा। 12 प्लस 15 5 6 7 17 27 अपॉन में माइनस 1 अपॉन 3। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? जो डिनोमिनेटर में है वो रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 अपॉन 20 इंटू माइनस 3 अपॉन 1, है ना। ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको उल्टा करके फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 20 से निकलेगा 3 6 18, तो हो जाएगा माइनस 27 7 या 21 1 2 3 2 6 7 8 माइनस 81 अपॉन 20। ये आंसर है, माइनस 81 अपॉन 20। अरे क्लियर है क्या बंधु? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, खाली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर दे दे, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को टी रेशोज करके भी बोल देते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पता चल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता हो तो बाकी सारे पता चल जाएंगे, और उसके बाद मुझसे कुछ भी पूछ लो। अच्छा मान लो इसका थर्ड पार्ट आ जाए, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा। बताना क्या होगा आंसर? ए सॉरी थीटा नहीं, ए, क्योंकि यहां पे ए लिखा हुआ ना, साइन ए अपॉन कॉट ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या है? ऊपर क्या आएगा? साइन ए अपॉन कॉट ए। साइन ए क्या है? साइन ए 3 अपॉन 5। कॉट ए क्या है? कॉट ए है 4 अपॉन 3। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 अपॉन 5 इंटू में ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अपॉन 4, ठीक है। 3 अपॉन 5 उल्टा हो जाएगा, तो 3 अपॉन 4 से 9 अपॉन 20 इज आंसर। 9 अपॉन 20 इज योर आंसर, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है मेरी जान, कि भाई आप ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, वरना ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 5 4 जा 20। क्या समझ में आई मेरी बात? ये ऊपर वाला इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 ऊपर 9 आ गया, भाई ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा 9 आ गया, और ये नीचे वाला रहेगा तो नीचे ही, पर किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, जस्ट पास वाले से 5 4 20 नीचे रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, रहेगा ऊपर ही, नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा पर रहेगा नीचे ही।
क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, अब इसमें ये नहीं बोला कि पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि साइन ए दे रखा है तो इसकी वैल्यू बता दो। तो इसमें जिस जिस चीज की नीड है बस वो निकाल लेंगे। किस किस चीज की नीड है? कॉस की नीड है, कोसेक की नीड है, टैन की नीड है, सेक की नीड है, इन सब चीजों की नीड है। तो इससे मैं ये सब निकाल लूं, पहले इसका यूज करके ये चारों चीज निकाल लूं और चारों चीज निकाल के यहां पुट कर दूंगा। चारों चीज निकाल के यहां पुट कर दूंगा। मेरे को निकालनी आती है ना कि भाई अगर साइन ए बराबर 1/3 दिया हुआ है, साइन थीटा क्या होता है? p/h, ये 1/3 दे रखा है, तो साइन थीटा हो गया p/h। तो यहां से p की वैल्यू आ गई 1k और h की वैल्यू आ गई 3k। p भी पता चल गया, h भी पता चल गया। बाकी कैसे पता चलेगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही कर रहे थे ना हम भाई। p पता चल गया, h पता चल गया, b और पता कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा? h का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब k का स्क्वायर प्लस बेस मतलब b का स्क्वायर। ये तो निकालना है। तो 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ये k स्क्वायर भी हो गया, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8k स्क्वायर। यहां से b की वैल्यू आ गई √8k स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया k, तो बाहर निकल जाएगा k √8। √8 होता है मेरी जान 2√2। √8 की वैल्यू होती है 2√2। √8 की वैल्यू होती है 2√2, तो ये आ गया 2√2 इंटू k। 2√2 इंटू के। √8 की वैल्यू होती है 2√2। तुम कहोगे भैया √8 बराबर 2√2 कैसे लिखा? हाउ 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 कैसे भैया, कैसे कैसे? मैंने कहा सुन, 8 को तोड़। 8 क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 होगा, होगा भैया, ठीक है। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, दोनों तरफ रूट लगाते तो √8 हो जाएगा √2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो √8 हो गया 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। क्या बचा? सिर्फ एक 2 बचा, तो वो अंदर आ गया। भाई जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। 2 इंटू 2 2 स्क्वायर बनेगा, वो रूट के बाहर आ गया। तो जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल लो, जो अकेले रह जाए उसको अंदर रख दो। तो √8 बराबर हो गया 2√2, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3k, परपेंडिकुलर की वैल्यू है k और बेस की वैल्यू है 2√2k, ठीक है जी। तो ये तीनों चीजें हमें पता चल गई। हमें किस किस चीज की नीड है और हमें क्या क्या चाहिए? हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए cos a, हमें चाहिए cosec a, हमें चाहिए tan a और हमें चाहिए sec a। ये सब चाहिए। डायरेक्टली पुट करूंगा, डायरेक्टली पुट करूंगा। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी? cos क्या होता है? देखो पापा बीडी पियोगे, हाँ बेटा। cos क्या होगा? b/h, तो b/h इंटू में cosec क्या होगा? cosec होता है h/p प्लस tan a क्या होगा? tan a होता है p/b इंटू में sec होता है cos का उल्टा, ये cos होता है, cos का उल्टा h/b। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? बस इसमें वैल्यूज पुट करते हो, इनमें वैल्यूज पुट करते हो। देखो h से h तो कट गया, तो b/p है, b है 2√2k, अपॉन में p बच गया k, प्लस p/b, p क्या है? p है k, अपॉन में b क्या है? 2√2k, इंटू में h क्या है? h है 3k, अपॉन में b क्या है? b है 2√2k। k से k कट गया, k से k कट गया, k से k कट गया, तो क्या आ गया? ये यहाँ बच गया 2√2 प्लस यहाँ ऐड कोई हो रहे हैं, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो बन गया 2√2 प्लस 3/2√2, ठीक है जी। अब सही है, 3/2√2 इंटू 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 3/2 2 जा 4, √2 इंटू √2 भाई, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 2 4 हो गए, और √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे, √2 इंटू √2 2, तो ये बन जाएगा 2√2 प्लस 3/8। एलसीएम ले ले 8, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 1 8 जा 8 8 दूनी 16, 16√2 प्लस 3/8, ये आंसर है। 16√2 प्लस 3/8, ये आंसर है। क्लियर है बंधु? क्लियर है क्या बंधु? हमने क्या करा इस क्वेश्चन में? हमने क्या करा इस क्वेश्चन में कि हमने बहुत आसानी से, भाई साइन दे रखा था तो साइन ए से हमें p पता चल गया, h पता चल गया, हमने पाइथागोरस लगा के b भी निकाल लिया। तो हमारे पास h भी है, p भी है, b भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। जैसे ही हमें तीनों चीजें पता चल गई, जैसे ही हमें तीनों चीजें पता चल गई, बस हमने यहां पुट कर दिया। भाई cos होता है b/h, cosec होता है h/p, tan होता है p/b, sec होता है h/b। यहां पे जो जो हमें सबकी वैल्यू पता थी, h p b h b सब पता है, सब पुट कर दिया। तो सिंपल सी चीज है मेरी जान, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता हो तो हम बाकी सारे निकाल सकते हैं। फिर हमसे कुछ भी पूछ लो, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा। 1/sin थीटा बता दो, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा, कुछ भी पूछ सकता है और हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीनों चीजें आ गई। हमारे पास h भी आ गया, p भी आ गया, b भी आ गया। अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो इसका यूज करके हम सब निकाल सकते हैं। जो कहोगे वो निकाल देंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा वो निकाल देंगे। भर भर के ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में है, तुम प्रैक्टिस करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कुछ नहीं है, बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देके बाकी सारे पूछ लिए, बाकी सारे पूछ लिए। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है 5 tan अल्फा बराबर 4 है, देन शो दैट 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इसके बराबर है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 5 tan अल्फा बराबर 4 है, ठीक है। तो हमें अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हुई है तो क्या मैं sin cos निकाल सकता हूं? sin cos, भाई अगर एक दे रखा है तो sin cos निकालूंगा, एलएचएस में पुट करके आरएचएस के बराबर प्रूव कर दूंगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तुम कहोगे भैया कहां दे रखी है? अरे 5 को नीचे ले जाना, तो tan अल्फा बराबर आ गया 4/5। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखी है, साइन और cos निकाल लेता हूं, या पुट करूंगा, कैलकुलेशन करके 1/6 के बराबर प्रूव कर दूंगा।
क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? मैं बस इसके LHS में, ये जो LHS इसका दे रखा है, क्या दे रखा है? 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। इस LHS में, इस लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस पुट कर देता हूं, साइन और कॉस पुट कर देता हूं, कैलकुलेट करूंगा, पक्की बात है 1/6 आ जाएगा, बोल दूंगा हेंस प्रूव्ड, बोल दूंगा हेंस प्रूव्ड, बोल दूंगा। चलो आ जाओ। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है, tan थीटा क्या होता है भाई? पापा BD P होगे, हाँ बेटा। तो साइन कॉस tan होता है P अपॉन B, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं P अपॉन B, ये है 4/5 के बराबर। तो मैं मान लूंगा कि P है 4 के और B है 5 के, P है 4 के और B है 5 के। अरे क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो P और B हमें पता चल गया, तो यहां से हम कह देंगे कि बाय पाई था हम कह देंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई हाइपोटेन्यूज से तो निकालना है, P और B तो पता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है 4k का होल स्क्वायर प्लस बेस है 5k का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 16 और 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा जी? 6 5 11 2 3 4 41k स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ 41k स्क्वायर, के स्क्वायर के बाहर आ जाएगा तो आ गया k रूट 41। तो यहां से हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया k रूट 41। तो हमारे पास क्या क्या है अब? परपेंडिकुलर है 4k, बेस है 5k और हाइपोटेन्यूज है रूट 41k। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, तीनों चीजें आ गई, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है। पता है मेरी जान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। भाई साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P अपॉन H, तो 5 इंटू P अपॉन H माइनस 3 इंटू कॉस थीटा होता है B अपॉन H अपॉन में 5 इंटू साइन अल्फा हो गया। साइन अल्फा क्या हो जाएगा मेरी जान? साइन अल्फा हो जाएगा मेरा P अपॉन H, ये 2 इंटू है, नीचे 2 इंटू है, 5 टू 10 होगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार, मैं वही कहूँ 5 6 35 कोई होता है, ये 10/41 है, 10/41 है। तो आ गया 20 माइनस 5 हो गया 5 अपॉन रूट 41 है ना, अपॉन में 20 प्लस 10 हो गया 30 अपॉन रूट 41। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करें तो 5 अपॉन रूट 41 इंटू इसको ऊपर ले जाए तो रेसिप्रोकल करके तो रूट 41 अपॉन 30, ये क्या 5 6 30 हो गया, तो ये आ गया 1/6। यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड HP। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं तो बस चेक कर रहा था तुम्हें भाई, कुछ नहीं, हमें tan अल्फा दे रखा था, tan अल्फा की वजह से हमने P पता चला था, B पता चलता है, H भी पता चल गया, तो P भी H पता चल गए। जैसे हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता चल गए, sin थीटा होता है P अपॉन H, cos थीटा होता है B अपॉन H, तो P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन H, B अपॉन H पुट करते रहे, कैलकुलेट करा, कट पिट के 1/6 आ गया। अब कुछ लोग ना बहुत बनते हैं शातिर, ठीक है। एक रील मैंने, एक बच्चे ने भेजी कि भैया आप जो पढ़ा रहे हो ना, एक कोई मास्टर है जो बोल रहे हैं कि इससे भी आसान पढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने का एक और तरीका है जो कि मात्र 2 लाइन का है, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं अभी? क्योंकि मैं चाहता हूं पहले तुम मुश्किल तरीका भी सीखो, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी हो सकता है। जब मैं 1-2 लेक्चर बाद, क्योंकि अभी वो फॉर्मूला मैंने नहीं बताया आपको, जब 1-2 लेक्चर बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा तो उस फॉर्मूले से मैं यही क्वेश्चन को मात्र 2 लाइन में भी करके दिखाऊंगा। बट कुछ बहुत दिमागदार लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत फन्ने खा समझते हैं, उनको लगता है भैया सारी मैथ तो नहीं आती है। वो लोग क्या करते हैं, हमारी बैच में से क्लिप निकालते हैं और क्लिप निकाल के कहते हैं कि देखो जी ये मास्टर ने बहुत ही बड़ा सवाल करवा दिया, ये तो 2 लाइन में हो सकता था। बेवकूफ, मेरी बात सुन, मुझे भी पता है 2 लाइन में हो सकता है, मुझे भी पता है 2 लाइन में हो सकता है। तो आपको बहुत बहकाने वाले आ सकते हैं और आपको ये बोलेंगे कि आपके मास्टर तो बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, आपके मास्टर तो बहुत लंबे तरीके से बता रहे हैं। बेटा छोटे तरीके हमें भी आते हैं, छोटे तरीके हमें भी, इंजीनियर हैं हम, ठीक है। जेई का पेपर क्रैक कर रखा है हमने, IIT की तैयारी करी थी हमने, ठीक है। तो ये जो सवाल हमने कर रहे हैं ना, हम दो ये हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। 10 भी है, कुछ भी नहीं है, हलवा है। हमने जेई लेवल के भी सवाल करे हुए हैं, तो हमें पता है कहां पे शॉर्ट ट्रिक भी यूज होती है। बट यही है ना आधी नॉलेज, इंसान बस इतना देखता है और इतना देख के जज कर लेता है कि ये तो बहुत बेकार पढ़ा रहा है। अबे पूरे 8-9 लेक्चर देखो, जब पूरे 8-9 लेक्चर तुम जब ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट करूंगा उसके बाद पता चलेगा। तो इसलिए कुछ आ सकते हैं आपको जो आपको बहकाएंगे, जो आपको ये बोलेंगे कि ये तो क्या है ना, जितना इंसान बड़ा होता रहता है ना उतना ही उसकी टांग खींच के उसको नीचे करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। किसी से भी दूसरे की सक्सेस नहीं झेली जाती है। यहाँ पे इंडिया में या इन जनरल भी अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों से ना सक्सेस झेली नहीं जाती है। दूसरा कैसे उठ रहा है उसको पकड़ के नीचे खींचो, ये कैसे इतना बड़ा मास्टर बन गया, ये कैसे मैथ्स में इंडिया का सबसे नंबर 1 टीचर बन रहा है, ये कैसे मैथ्स में इतना फेमस हो रहा है। बाकी सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्यों शोभित को बच्चे इतना क्यों पसंद कर रहे हैं, इसकी गलतियां निकाल के इसकी टांग खींचते हैं। अबे तुम 10 बार गिराओगे 11वीं बार भी खड़ा हो जाऊंगा। तो ये मैंने क्वेश्चन जान पूछ के लंबे मेथड से करवाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको भी समझो और जब मैं इसका आसान मेथड बताऊंगा तब तुम्हें उस आसान मेथड की अहमियत भी पता चलेगी। मैं डायरेक्ट आसान मेथड बताऊंगा तो तुम, हमें जेई में ना ट्रिकी सिखाई जाती थी जब हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे ना, जब आप भी मिशन जीत में जेई नीट की तैयारी करोगे तो ट्रिकी सिखाई जाती है। बट साथ ही साथ हमें उसका लॉन्ग मेथड भी बताया जाता था, जिससे हमें उस ट्रिक की अहमियत पता चले, उस ट्रिक की इंपॉर्टेंस पता चले। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपको बड़े मेथड करवाऊं। भाई मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? तुम सोचो, मतलब कितने बेवकूफ होते हैं लोग। अगर कोई शॉर्ट मेथड है तो मैं भी चाहूंगा ना कि मैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड पढ़ाऊं। मैं क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूं? मैं क्यों 10 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं? इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये 10 मिनट लगाने जरूरी है। क्योंकि अगर ये 10 मिनट नहीं लगाए, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता दी ना, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट माथे में नहीं बैठेगा, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट माथे में नहीं बैठेगा, फिर तुम हर चीज में शॉर्ट ट्रिक चाहोगे। मेहनत भी करनी आनी चाहिए। फिर मेहनत के बाद जब मैं 2 लेक्चर बाद तुम्हें इसका शॉर्ट ट्रिक, 2 लेक्चर बाद या इनफैक्ट अगले लेक्चर में शायद मैं तुम्हें इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक मतलब इसका शॉर्ट मेथड भी है, बहुत छोटा सा है, मतलब ये सब करने की जरूरत ही नहीं है।
2 लाइन में आंसर आएगा, बट तब बताऊंगा जब तुम्हें ये लॉन्ग मेथड भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ हैं जो अपने आपको बहुत बड़े बड़े मास्टर, बहुत बड़े बड़े अपने आपको समझते हैं ना कि बहुत ही तीर मार रखे उन्होंने गणित में, रैंक 1 पढ़ाई हुई हमने पिछले 3 सालों से। ठीक है, तो औकात में। ठीक है जी, चलिए चलिए आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन कहता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल है बी पर। ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, जो कि राइट एंगल है कहां पे, बी पे। ठीक है, बोला जा रहा है ए बी बराबर 12 है और बी सी बराबर 5 है। ये जो ए बी है यहां से यहां तक, ये हमें 12 दिया हुआ है, तो ये 12 है और बी सी बराबर 5 है। क्या 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 कोई मुझे बता सकता है ए सी क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है ए सी क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है ए सी क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है ए सी क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है एसी क्या होगा? पता है 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, होता है, होता है। 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तुम कहोगे भैया कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस? मैंने कहा ऐड ही तो हो रहा है, कुछ भी कर दे, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अभी तुम्हें नहीं पता ना भैया किसको रेफरेंस मानना है, अरे तो ऐड ही तो हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट कोई हो रहा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो ये हो गया 144 प्लस 25, तो ये आ गया 169, तो h बराबर रूट 169, ये आ गया 13 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा अपना 13 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा, ये आप सभी बच्चे निकाल पाएंगे, पाइथागोरस से निकाल लोगे तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या जो भी है, यूनिट नहीं दिए तो सिर्फ 13 लिख लो, यूनिट नहीं दिए तो सिर्फ 13 यूनिट्स लिख लो। ठीक है जी, तो ये 13 आ गया, 13 का 169 का रूट होता है 13। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, पहले पार्ट करेंगे अपन, पहले वाला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड tan ए। ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है साइन ए बताओ और tan ए बताओ। अगर मैं एंगल ए को रेफरेंस मानूं तो एंगल ए को रेफरेंस मानने पे भाई साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन एच और tan होता है पी अपॉन बी। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अगर इसको रेफरेंस मानूं तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 5 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अपॉन में इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए 13 फिक्स है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 5, अपॉन में बेस क्या होगा, जो बच गया वो बेस 12। ठीक है जी, ठीक है जी, आ जाओ अगले अगले पार्ट पे आ जाए, इसके सेकंड पार्ट पे आ जाए। इसका सेकंड पार्ट कहता है मेरी जान, इसका सेकंड पार्ट कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos c एंड cot c। अब हमें सी वाले एंगल को रेफरेंस मानना है। ठीक है, अब अगला पार्ट जो है उसमें हमें सी वाले एंगल को रेफरेंस मानना है, इसको रेफरेंस मानना है। तो इसको रेफरेंस माने तो cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो इसका बेस है 5, हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए फिक्स है 13। cot क्या होता है, b अपॉन p। ठीक है, ठीक है, तो बेस क्या हो गया भाई, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस 5 अपॉन में इसके सामने वाला परपेंडिकुलर तो 12, तो 5 अपॉन 12। तो भाई जिस एंगल से देख रहे हैं उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, बस ये इसलिए क्वेश्चन था कि भाई जिस एंगल को हमने रेफरेंस माना है, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर यहां पे 5 था तो यहां पे परपेंडिकुलर 5 ही रहेगा, यहां पे परपेंडिकुलर 12 हो गया। क्यों? क्योंकि रेफरेंस चेंज कर दिया, यहां सी था और यहां ए था। तो ये चीजें हमें आपको समझानी थी, इसलिए बतानी थी, इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है जी, लिख लो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मेरी जान, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल है कहां पे, क्यू पे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, जो राइट एंगल कहां पे, राइट एंगल पे क्यू है, तो पी क्यू आर। ठीक है जी, पी आर प्लस क्यू आर हमें 25 दिया हुआ है। क्या है गिवन? गिवन है हमें कि पी आर प्लस क्यू आर ये तो 25 है। ठीक है जी, और पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है। पी क्यू ये है, ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पी क्यू दे रखा है और इन दोनों का सम दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर हमें 25 दे रखा है। ठीक है जी, हमसे पूछा क्या है मेरी जान, हमसे पूछा क्या है मेरी जान, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी कॉस पी और टेन पी ये पूछा है। तो टू फाइंड है, फाइंड हमें करना है साइन पी कॉस पी टेन पी, मतलब पी वाले एंगल को हमने रेफरेंस माना है। ये जो पी वाला एंगल है इसको हमने रेफरेंस माना है, तो जिसको रेफरेंस माना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? पी को रेफरेंस माने तो सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज फिक्स ही रहता है। क्लियर है जी? तो साइन पी कॉस पी टेन पी ये सब निकालना है। ठीक है जी, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी तरह से हमें ये सब चीजें पता चल जाए तो बात बन जाएगी। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास बेस ऑलरेडी है, बेस तो है, बेस तो है, पर हमारे पास पी भी नहीं है, एच भी नहीं है। बेस तो हमें पता है, बेस तो हमें 5 सेंटीमीटर पता है, बेस तो हमारा 5 सेंटीमीटर ये पता है, पर ना हमारे पास पी है ना हमारे पास एच है। कैसे निकलेगा? जब भी कोई अननोन साइड निकालनी हो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, जब भी अननोन साइड का बात आए, जब भी अननोन साइड्स की बात आए, तो अननोन साइड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम दिमाग की घंटी बजाती है, दिमाग की घंटी बजाती है, दिमाग की घंटी बजाती है। जब भी भैया अननोन साइड्स की बात होती है तो पाइथागोरस दिमाग की घंटी बजाती है। तो पाइथागोरस क्या कहेगी? पाइथागोरस कहेगी कि भैया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बेस है 5, तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर इधर ले आए तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर आ गया कितना? बराबर आ गया 5 का स्क्वायर 25।
ना, 5 का स्क्वायर इधर, क्यू आर इधर आ गया। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया 25। क्या हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर है, ये 25 है, तो पी आर प्लस क्यू आर 25 है इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, 25 एक, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है। क्या इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल दूं और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं? क्या फर्स्ट और सेकंड का यूज करके, क्या फर्स्ट और सेकंड का यूज करके, क्या इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के आप पी आर और क्यू आर बता सकते हो? क्या आप पी आर और क्यू आर बता सकते हो? क्या आप पी आर और क्यू आर बता सकते हो? बताइए जी, क्या इन दोनों का यूज करके आप पी आर और क्यू आर बता सकते हो? पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी आर माइनस क्यू आर 24 है जी, बता सकते हो? अरे दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो तो क्यू आर से क्यू आर कर दिया, 2 पी आर बराबर 24 और 24 का आधा हो गया 12, 12, तो पी आर बराबर आ गया 12, तो पी आर 12 आ गया, 12 माइनस 1 11, नहीं 13, पी आर 12 है, 12 ही होगा ना, ऐड नहीं नहीं 13 होगा, 13 होगा, 13, पी आर बराबर 13 हो गया, 13 माइनस 1 12 हो गया, 13 और 12 ये आ गए, 13 और 12 आ गए, 13 और 12 आ गए पी आर और क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू आ गई 13, ये पी आर था, ये आ गया 13 और क्यू आर आ गया 12। ठीक है जी, ठीक है जी, बस इसमें पुट कर दो। परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5। आंसर, आंसर है जी, आंसर है जी, लिख लीजिए जी, लिख लीजिए जी, लिख लीजिए जी। नहीं था, बस पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस लगा के बाकी दोनों साइड में मिल गई, एक साइड तो हमें पता ही थी, एक साइड तो हमें दे ही रखी थी, पीक्यू तो दे ही रखी, पीआर और क्यूआर निकाल दिया, आंसर आ गया। इसी से मिलता जुलता बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ओपीक्यू, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का साइन है, ओपीक्यू राइट एंगल एट पी, तो ये पी पे राइट एंगल है, तो ओपीक्यू कुछ ऐसा बन रहा होगा। ओपी की वैल्यू हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ओक्यू माइनस पीक्यू, ओक्यू माइनस पीक्यू ये हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो ये हमें गिवन है। तो क्या आप निकाल सकते हो वैल्यू, किस किस की वैल्यू निकाली है? साइन क्यू और कॉस क्यू, तो साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। नॉर्मल पाइथागोरस लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है बंधु? तो ये आप होमवर्क में करोगे, ये आप होमवर्क में करोगे। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इस क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन में साइन थीटा की, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है मेरी जान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कहां दिख रहा है? ये रहा थीटा, ये दिख रहा है थीटा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई? देखो राइट एंगल ट्रायंगल दो दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल। इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, लीनियर पेयर एक्सियम, दोनों मिला के 180, तो इधर 90 तो इधर भी 90। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पर ये जो थीटा है ये इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, ये जो थीटा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा। तो साइन थीटा के लिए, हमारे वाले साइन थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा ये एडी अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, एडी अपॉन 20। तो हमें किसी तरह से ये एडी की वैल्यू चाहिए, ये एडी अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ये एडी अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। क्या आप एडी निकाल सकते हो? क्या आप एडी चोटी का दम लगा के एडी निकाल सकते हो? बताइए। अरे एक और भी तो 90 डिग्री, एक और भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथा लगा दूं तो पाइथागोरस क्या होगा भाई? ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एडी है, तो एडी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर माइनस हो जाएगा, बराबर एडी का स्क्वायर, तो एडी का स्क्वायर आ गया 144, तो यहां से एडी की वैल्यू आ गई रूट 144, रूट 144 आ गया 12, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, तो एडी की वैल्यू आ गई 12, तो 12 बटे 20, 4 3 12, 4 5 20, तो आ गया 3/5, तो साइन थीटा आ गया 3/5। क्या सभी को समझ में आया? भाई हमें ये एडी चाहिए था, ये एडी इधर से तो नहीं निकलने वाला था, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस लगा के निकल गया, पाइथागोरस लगा के निकल गया। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? ये इस कुछ काम का नहीं था इसमें, ये हटा दो, इसको मत देखो। क्लियर है जी? क्लियर है जी? तो ये 3/5 हमारा साइन थीटा आ गया।